और लोअर इंक्लूड में मैक्सिमम जो 2 क्लास में होगा, जो 10 क्लास में क्लियर। अभी कुछ रिवीजन बता दें, बता देते हैं। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, आंसर गलत हैं। जैसे मैं रात खुद ही सॉल्व कर रहा था, आंसर ऐसे हैं जबकि मैं पढ़ाया हूँ और मेथड भी सही है, आंसर इतने गलत इसमें दिए हुए हैं। मैं जैसे बताऊँ 13, ये देखो ये कंटेंट लास्ट वाला है, एक लास्ट का क्वेश्चन देखो ये है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर ही गलत, मैक्सिमम आंसर गलत है। तो अगर तुम्हारे ऑप्टिमल सोल्यूशन सही आ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द गेम भी सही आएगा। समझ में रही हो। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो मैंने ही बताया है और ये रूल्स भी है, लेकिन इसका आंसर पूरी तरह से गलत है, नहीं आ रहा है। कहाँ पढ़ती हो बेटा? अच्छा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है प्लेयर ए इज हियर, प्लेयर बी इज हियर, नाउ द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी B1 B2 एंड 2 5 4 1 ये है। कह रहा है मेथड आप ऑडमेंट से करिए ना। ऑडमेंट में क्या बताया था आपने? फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंड इग्नोरिंग द साइन, राइट डाउन द बिलो द सेकेंड रो। क्या बोला था? ये बोला था। कितना आएगा डिफरेंस? कितना आएगा? 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा, ना 4 आएगा ना 6 आएगा। समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 3 आएगा। लिख दिया। इसका डिफरेंस यहाँ लिखना था, इसका डिफरेंस यहाँ। मेथड ऑफ ऑडमेंट है ये। दिस इज द मेथड ऑफ ऑडमेंट और इट इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। ये देखो मैं बताने के लिए मैंने बता दिया है बेटा। मैंने रात सिलेबस देख रहा, मैं सिलेबस से बियॉन्ड जा रहा हूँ। सिलेबस में ये सब है नहीं, आपके सिलेबस में आपके डोमिनेंस है और ग्राफिकल 2 मेथड है बस। हाँ नहीं है, बुक में है। बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं, या अगर आप फंस रहे हैं तो कहीं किसी चीज़ को बता सकें। तो ये मैं जब कल सिलेबस देख रहा था मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ। मैंने सारे मेथड पढ़ा दिए। एक असाइनमेंट भी पढ़ रहा था मैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि असाइनमेंट का कंटेंट पीछे है। एक असाइनमेंट का कंटेंट है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम, हाँ सिंप्लेक्स मेथड वगैरह, जब वो पढ़ लोगे तो अपने आप उससे कर लोगे कुछ उस क्वेश्चन को। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कि ये तो फालतू हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बहुत बेहतर है। अगर बिल तब उसी केस में लगा सकते हैं जब अभी बता रहे हैं। इसका क्या होगा डिफरेंस? 3, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4। आप देखें 4 + 2 सम ऑफ ऑडमेंट 6, सम ऑफ ऑडमेंट 6। उसी केस में मेथड ऑफ ऑडमेंट लगाया जा सकते हैं। अब इस केस में सम ऑफ ऑडमेंट 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी A1 इज 3/6, A2 भी 3/6। इज इट क्लियर? A1 भी 3/6, A2 भी 3/6, B1 क्या होगा? B1 का क्या होगा? 4/6 और 2/6। समझ में आ रहा है? अब इस हिसाब से करोगे तो आंसर नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि आंसर यही होगा। आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व सिंपल 1/2, 1/2 और ये 2/3, 1/3 ये होगा। इस हिसाब से करोगी। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा? वैल्यू ऑफ द गेम के लिए दिस इंटू दिस, v = 2 × 3 + 4 × 3 अपॉन 6 मीन्स 4 + 2 या 3 + 2 3। कितना आ जाएगा? 5 + 12/6 17/6। ये वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है। अच्छा 3 × 2 = 6,
अच्छा होगा 18/6, हाँ मीन्स 3 आएगा। इसका ले लो, 5 3 या 15 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 6, 18/6 मीन्स 3। इसका ले लो, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 6, 18/6। मेथड ऑफ ऑडमेंट ये कहता है कि हम उस केस में लगा सकते हैं 2x2 के मैट्रिक्स में, या 3x3 में भी लगा सकते हैं मेथड ऑफ ऑडमेंट, जैसा कि मैं उस दिन बता रहा था। लेकिन वो उस केस में जब आप दिस प्लस दिस इक्वल टू सेम हो जाए, बिकम्स, है ना। तो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी पढ़ा दिया मैंने। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कर सकती हो कुछ। लेकिन बाई एग्जामिनेशन में एक चीज़ बता दें, एग्जामिनेशन जब कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहा जाता है सॉल्व द गेम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, सॉल्व द गेम बाय यूजिंग डोमिनेंस रूल। तो उस केस में आप इसको नहीं लगा सकते हैं, निकाल। लेकिन वैल्यू ऑफ द गेम जब ग्राफिकल से आप सॉल्व करती हो तो 2 वैसे ही निकल नहीं, ग्राफिकल से 2x या n×2 किस में कन्वर्ट करती हो, 2x2 में। और 2x2 का सॉल्व करने का एक मैट्रिक्स मेथड पर आपको पीछे पढ़ाया गया है, वहाँ लगा लेना, ठीक है ना। लेकिन ये इसी शर्त पे लगेगा जब ये ऐसे इक्वल हो, रो और कॉलम। और इससे पहले, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, एक कंटेंट और पढ़ा, अलजेब्रिक मेथड पढ़ाया था। अलजेब्रिक मेथड में हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं x और y में और उसको हम सॉल्व करते हैं, जबकि वो भी सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। तो क्या अभी से कुछ पूछना है गेम थियरी में, बताइए। अंसाल में 3rd ईयर मिलेगा, इसमें नहीं हुआ मिलेगा, क्योंकि पेपर 3rd ईयर का था, 2nd ईयर में इस साल आया था, और इस साल ये भी बदल गया। समझ में आया। ये 3rd ईयर का आंसर अगर सॉल्व खरीदोगे तब मिलेगा पेपर। कह रहा है ए एंड बी ईच टेक आउट वन ऑफ द 2 मैचेज एंड गेसेस हाउ मेनी मैचेज opponent has taken. If one of the player guesses correctly, then opponent has to pay him as many rupees as the sum of the number of matches had by both the player. Otherwise the payout is 0. Write down the payoff matrix and obtain the. कह रहा है 2 प्लेयर है, सिर्फ मैट्रिक्स बनाना है ना इसमें। जब मैट्रिक्स बन जाएगा सॉल्व भी हो जाएगा, हाँ। तो मैंने कहा तो भाई गलत है, अभी तुमको रियल एग्जाम्पल बताया मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर 28वां का तुम देखोगे, तुम्हारा इस बुक में जो दिया हुआ 5/12, 7/12, जबकि आ कितना रहा था 1/3, 1/3 आ रहा, तो आंसर गलत हो सकता है बेटा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आंसर सही है। ये सब कॉपी पेस्ट किया जाता है, ऐसा थोड़ी कोई लिखता है और कोई सॉल्व करके लिखता है। कहीं दिया हुआ है उसी का क्वेश्चन, उसी का आंसर, पता चला पब्लिशर ने क्या किया, क्वेश्चन कहीं और से लिखा, आंसर किसी और का कॉपी कर दिया। अब जैसे रिवाइज अगर ये होता है, जैसे किसके फॉल्ट को कोई जाग बताया तो अगले उसमें पब्लिश हो जाएगा ये। लेकिन अब तो ये सब बंद, ये सब कूड़े का भाव हो जाएगा इस साल से, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया ना, ये सब यूज नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है कि इसका मैट्रिक्स बनेगा, ए और बी 2 प्लेयर हैं, ईच टेक आउट वन ऑफ 2 मैचेज and guesses how many matches opponent has taken. If one of the player guesses correctly, then opponent has to pay his as many rupees as is the sum of the number of match had by both the player. सिंपली ले लो, 1-2 प्लेयर हैं तो A1 और A2 स्ट्रेटजी, B1 और B1 स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। तो जो दोनों का, जैसे मैंने बताया था क्या, फिंगर वाला गेम बताया था ना, कि तुमने 2 फिंगर दिखाया, हमने 2 फिंगर दिखाया, तो हम क्या हो गए, हम जीत गए। और तो हमने 2 दिखाया, तुमने 1 दिखाया, तो हम हार गए, ऐसा तुम्हारी जीत होगी। बस वही, जब वो जीत रहे हैं
तो 1, और जब हार रहे हैं तो यही बनेगा, है ना? यही बनाई हो ना मैट्रिक्स, कुछ अलग बनाई हो? यही बनेगा। सिंपल सा कंटेंट है कि जब उंगली वाला ही गेम ले लो, फिंगर वाला गेम, या हेड, इसको हेड ऐसे कर लो, इसको हेड लिख लो, इसको टेल लिख लो, इसको हेड लिख लो, इसको टेल। 2 प्लेयर हैं, जब दोनों का हेड मैच करेगा तो ए जीतेगा, है ना? और जो दोनों का एक का हेड दूसरे का टेल आएगा तो ए हारेगा, बी जीतेगा। तो उसमें क्या रहा है कि 0 उसको पॉइंट दिया जाता है, तो ऑलरेडी 0 मेंशन कर दिया गया है। जब ये टेल और हेड आएगा तो ए हारे, एक का 0 मिलेगा, जो दोनों मैच नहीं करेंगे, दोनों मैच करेंगे तो ये जीतेगा। यही बना होगा उसमें, और इसी को सॉल्व करना है। समझ में भी आया नहीं आया? हो जाएगा। और बताइए, इसमें कोई कंटेंट बचा हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे पढ़ाएं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इससे पूरे जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? इसकी जस्ट बात ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन असाइनमेंट से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 15 दिनों में मैं सोच रहा हूँ दोनों खत्म कर दूँ। आपको कोर्स खत्म कर दो तो हो नहीं पाएगा, हमको लग रहा है रात इतना सवेरे आ पाना। बोलिए, कुछ पूछना है कि हम ट्रांसपोर्टेशन बताएं? हाँ हाँ, देख के आइए फिर पूछिए, ठीक है? आपके लिए स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, 4 लेक्चर में। आज में हम थोड़ा पढ़ाना दूसरा तरह से चाहते हैं, जैसे नोट्स बनवाना हम बैठ के लिखवाएं वही बुक वाली भाषा, तो मैं चाहता नहीं हूँ। सही बात तो ये है। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो फिर इससे हट जाओगे। अभी मैं चाह रहा हूँ सेक्शन बी का आधा, नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग तुमको यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तुम इधर आधा पोर्शन पढ़ो, जब इधर पढ़ाया जाएगा तुमको इंटरेस्ट आएगा, उधर पढ़ लोगे तो हम पढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा। कोई समस्या नहीं ना है? ऐसा तो है नहीं सेशनल जाना है तुम्हारा कि वो जो पढ़ा रहा है वही सेशनल लेंगे, उस तो तुम फेल हो जाओगे, सेशनल नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा तो है ना। ईयरली एग्जाम होने हैं ना, तो ईयरली एग्जाम पूरे कंबाइंड कोर्स से आएगा। जब कोर्स से आएगा तो जो तुम इधर ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थियरी पढ़ी होगी, जब ये चीज़ें यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तुमको थोड़ा सा अपना। और जब वहाँ जो पढ़ के आए जो वो मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना? तो तुमको 2 चांसेस मिलेंगे रिवीजन के भी। ट्रांसपोर्टेशन बताएं, गेम थियरी ख़त्म मान लिया जाए। गेम थियरी में जितनी चीज़ें थी, आपको 2 ही मेथड पढ़ने थे, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा दिया था। गेम थियरी में आपको पढ़ना है क्या? गेम विथ सैडल पॉइंट, बहुत आसान है निकलना। गेम वैल्यू विथ सैडल पॉइंट निकालना आसान है ना। मिनी मैक्स मैक्सिमम जहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, दैट इज द प्लेस वेयर द सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट इज सेड टू बी द गेम ऑफ द मेथड, वो पढ़ा है। अगर गेम विदाउट सैडल पॉइंट के लिए बहुत सारे मेथड पढ़ा दिए गए। 2x2 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको? डोमिनेंस अगर 2x2 से ज़्यादा होगा तो डोमिनेंस का यूज़ करके हम 2x2 में चेंज करेंगे, या 2x n या n x2 होगा तो उसको ग्राफिकल का यूज़ करके हम 2x2 में चेंज करें। ऐसी सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेकर के मैंने कल परसों बताया भी था कि आप देखिए स्टार्टिंग से देखें, उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो हम वहाँ उसको भूल गए। फिर विदाउट सैडल पॉइंट वाले कंटेंट पे आए तो वो 3x3 का गेम था, है ना। 3x3 को जब डोमिनेंस हम ग्राफिकल से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब डोमिनेंस से सॉल्व किए तो डोमिनेंस से भी नहीं सॉल्व हुआ नहीं हुआ ना। उस दिन डोमिनेंस से सॉल्व नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिसको हम डोमिनेट कर, कोई रो या कॉलम या रो को एग्जिस्ट कर डोमिनेट कर सकें। तो हम उसको भी फिर छोड़ दिए। फिर हम लास्ट में कहाँ आए? एल्जेब्रिक मेथड के पास है, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड से ही वो क्वेश्चन लग पा रहा था, तो उसको सॉल्व करवाया था। अब अगला कंटेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन समझ लीजिए, आप सभी व्यवहारिक होंगे ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं क्या होता है? हाँ, आदान प्रदान। ट्रांसपोर्टेशन में आदान प्रदान है, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। आदान प्रदान इज अनदर थिंग, ठीक ना। हम ये बुक दे रहे हैं, इनसे हम पैसा ले रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज एक्सचेंज ना।
इसको किसी और फॉर्म में नहीं बदलना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना। दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का हिंदी हो गया, हो जाएगा नहीं यार, रूपांतरण नहीं हो रहा है, स्थानांतरण। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ हम कास्टिंग निकालते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इसलिए यूज किया गया कि कम से कम, जैसे हम यहाँ से मुझे मुहद्दीपुर जाना हो तो मुहद्दीपुर जाने के तमाम रास्ते हैं, है ना, लेकिन हम उस बेहतर रास्ते को चूज करेंगे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ में आया? तो कंपनियां भी ऐसे ही कुछ करती हैं। इसी लॉजिक का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन का लाया गया था कि अगर मान लेते हैं कि 3 कंपनियां हैं ABC, 3 मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं ABC, और इन्हें सप्लाई करना है सामान को DEF, है ना। 3 क्या है, सोर्सेज। इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। इसको सोर्स बोलते हैं, इसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। भाई आपके पास कोई भी सामान पहुंचता है तो पहले कंपनी बना के क्या बेचती है, सेंडर पे बेचती है, वहाँ से होलसेलर लेता है, होलसेलर से ले क्या बोलता है, रिटेलर ले आपके पास तक आता है सामान। ये चाक ही है, कहीं से बन के ही तो आया होगा, बन के गोरखपुर में आया होगा, गोरखपुर में के किसी होलसेलर के पास से रिटेलर यहाँ आया हुआ और यहाँ से मेरे हाथ में है। तो इस प्रोसेस के दौरान एक कंपनी का माल, ये शहर मान लो, ये शहर है कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी, है ना, और एक सोर्स है जो दिल्ली में बन रहा है सामान। समझ में आ रहा है? दिल्ली वाली कंपनी ए को इन 3 जगहों पे सामान को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, भेजना है। इसकी कॉस्टिंग ऑब्वियस सी बात अलग अलग होगी। मैंने जैसे बताया कि यहाँ से मुझे मोहद्दीपुर जाना है तो मैं यहाँ से पैडलेगंज जाऊँ, भाई मोहद्दीपुर जाऊँ, यहाँ से मैं विजय चौराहे का यूज करूँ, मोहद्दीपुर जाऊँ, और तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, यहाँ से मैं रेलवे लाइन पकड़ रेलवे स्टेशन होते हुए, 12 रेलवे स्टेशन कौआ होते हुए निकल जाऊँ मोहद्दीपुर। 3 रास्ते हैं। तो अब इसमें ट्रांसपोर्ट जाना हमें एक जगह है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट किसमें कम लगेगा, ठीक है। तो फाइनली इसका पर्पज़ ये है कि हमें किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो माल पहुंचाने का काम है उसमें जो कास्टिंग आए उसे मिनिमाइज करना है। ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमेशा हम कम खर्चे में बेहतर काम करें, चीप एंड बेस्ट का काम करें, सस्ते में अच्छा काम करें। समझ में आ रहा? तो अब आपके सामने एक कंपनी है जो DEF को माल प्रोवाइड करती है, B भी इनको करती है, C भी इनको करती है। तो ये अगर दिल्ली में है, ये मुंबई में है, और ये मान लेते हैं कोलकाता में है, और सामान कहाँ जाना है, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। समझ में आ रहा है? अब इनके सामने ये दिया होगा, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकली से आपको बता रहा हूँ कि क्या मतलब इसका। अब इनके सामने दिया हो गया होगा कि जो इस कंपनी को 10 आइटम की ज़रूरत है, इस कंपनी को 20 आइटम की ज़रूरत है, इस कंपनी को 30 आइटम की ज़रूरत है, लेकिन जो सप्लाई है इसे बोलते हैं डिमांड, है ना। इसके अगेंस्ट जो सप्लाई क्रिएट होगी, कंपनी ए जो बनाती है वो 15 आइटम बनाती है। समझ में आ रहा है? कंपनी ए की जो सप्लाई है वो 15 है, बी की जो सप्लाई है 20 है, और सी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, 20, 30, 40, 25 हो जाए,
ये हो जाए 25 हो जाए, मतलब फाइनली द डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स द सेम। जस्ट सी, नहीं है भाई, 20 10 30 30 60, दिस इज आवर डिमांड। सप्लाई कितनी है? 20 25 45 50 60। तो जब कभी डिमांड क्या हो जाए, सप्लाई के इक्वल हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड प्रॉब्लम, है ना। ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, और थियरी के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ ना, बताता हूँ। जैसे मैंने बता दिया, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, आप इजीली लिख लेंगे, कुछ बहुत इशू नहीं आएगा। मीन समेशन ए आई इज इक्वल टू समेशन बी जे, जे इक्वल टू 1 to n और आई इक्वल टू 1 to m। बस ये क्या है? A1 A2 A3 है, ये क्या है? B1 B2 B3 है। अगर क्या होगा, नंबर ऑफ सप्लाई becomes the number of demand, so we can say in this case the problem is of balanced problem. Transportation problem is said to be the balanced problem. अगर ऐसा नहीं है, अनबैलेंस हो जाएगा, सीधी बात, अनबैलेंस हो जाएगा। आपको क्या करना है? अब मैंने बताया कि दिल्ली से कानपुर जाने का जो भाड़ा है, कास्ट है, वो कास्टिंग यहाँ गिवन होगा। क्या दिया गया होगा? कास्टिंग गिवन होगा। कास्टिंग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई कन्फ्यूजन? ये क्या है? कास्टिंग। अगर दिल्ली से इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक सामान जाता है तो जो कॉस्टिंग होगी A11 होगी। इज इट क्लियर? इस सोर्स से यहाँ जाता है तो A12 होगा, इस सोर्स से यहाँ डेस्टिनेशन पे जाता है तो A13 होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछना। कितने भी क्रॉस हो सकते हैं, n क्रॉस m हो जाए, इसमें रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। भाई एक सोर्स है और 20 जगह डिमांड उसकी है तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन ईच एंड एवरी केस में डिमांड और सप्लाई क्या होगी? सेम होगी। वो उसी केस में होती है जब कभी क्राइसिस, जैसे सिलेंडर, ऑक्सीजन। इन केस ऑफ जस्ट यू हैव फेस, एवरीवन यू हैव फेस इन कोविड केसेस, क्या था? ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो प्रॉब्लम कैसा था? अनबैलेंस्ड था। समझ में आया? नहीं आया? उस केस को क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड बोलेंगे। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बोलेंगे। तभी हम बैलेंस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन? कैसे बैलेंस होगा? अगर बैलेंस होता तो लोग 5000 के सिलेंडर को 1 लाख में कैसे खरीदते हैं? फिर तो कहाँ पे बैलेंस होगा? मैं कह तो रहा हूँ बैलेंस होगा भाई। अगर तुम्हारे कहने F यहाँ GHI इतने सारे डेस्टिनेशन बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जितना इसका सप्लाई होगा उतनी ही तो सप्लाई सबको थोड़ा थोड़ा देगा। भाई हम बना रहे हैं, हमारी कैपेसिटी 2000 की है एक दिन की, है ना। तो हम इसी 2000 में से डेस्टिनेशन D को भी भेजेंगे, E को भेजेंगे, F को भेजेंगे, FJ को। लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जहाँ मिनिमाइज, हमारा पर्पज़ क्या है? और एम इज़ टू मिनिमाइज द कास्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन कास्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसीलिए पढ़ रहे हैं, मिनिमाइज। इसके लिए हम 3 रूल आज पढ़ाएंगे, ध्यान सुनिए। 3 रूल मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म करके जाएंगे, थियरी नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ बात बताएंगे। सम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। मेरे कहने का मतलब अब इस मिनिमाइज कास्टिंग को मिनिमाइज करने के 3 मेथड पढ़ने हैं।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा पढ़ना है लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड, और तीसरा पढ़ना है वोगेल या इसको बोलते हैं पेनाल्टी मेथड। इन तीनों मेथड से हम ये देखते हैं, अब हम कास्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आई? मैंने यहाँ लिखा था 15। तो जब इसमें 2-3 टर्म आएंगे, फिजिबल सोल्यूशन, FESIBLE फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब ये हुआ जब जो एलोकेशन है, एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जो डिमांड और सप्लाई का ये है रेशियो नहीं, ये 15 है, इस कंपनी की सप्लाई जो है 15 आइटम की है, लेकिन इस पूरे इसमें देखा जाए तो डी को कितना आइटम चाहिए? 10, है ना? तो ये 10 चाहिए और 15 की सप्लाई, तो 10 तो इसको मिल ही सकता है, ईजिली मिल सकता है। बताएंगे अभी कैसे मिलेगा ये। इस कंपनी की सप्लाई 20 है, या इस कंपनी की सप्लाई 15 है, लेकिन इसको कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो ये अगर ये 10 ले लेगा तो इसके पास ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा भाई। अगर ये 10 के 10 जो डिमांड हैं ये इस कंपनी द्वारा पूरे कर दिए जाते हैं, तो इसके पास 5 ही बचेगा ना, 5 तो और किसी को दे सकता है ये नहीं। तो अभी ये बताया जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में। मेरे कहने का मतलब है जो एलोकेट करेंगे हम, वेदर इट में बी डिमांड और वेदर इट में बी सप्लाई, जो हम इस कास्ट पर एलोकेट करने का मतलब दे देना। एलोकेशन चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं। जिस कंपनी दिल्ली ए जो सोर्स है वह अपने 10 के 10 आइटम, 15 डिमांड है लेकिन इसको ज़रूरत 10 की ही है ना? तो 10 के 10 ये दिल्ली ए से ले लेगा और ये अपने इस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर इसको 10 आइटम ये सोर्स इसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो आइटम का एलोकेशन है देना हुआ, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं? एलोकेशन। एलोकेशन की चीज़ और होती है, हड्डी वगैरह जब जुड़ता है ना, हड्डी वगैरह, तो जब जुड़ता है तो हड्डी जब थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है तो उसको एलोकेट करता है डॉक्टर, उसको बैठाता है ना, तो उसी को एलोकेशन प्रॉब्लम। और भी बहुत सारी चीज़ें जगहों पे देखेंगे आप कि कहते हैं कि टावर है, टावर को एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह ले जाने को एलोकेशन बोलते हैं, किसी चीज़ को एक जगह दूसरे जगह ले जाने को एलोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ मेरे कहने का पर्पज़ ये था कि जब इस पूरे कानपुर का जो डेस्टिनेशन था, इसको 10 आइटम की डिमांड थी, वो चाहे सी दे दे, चाहे बी दे दे, चाहे ए दे दे, है ना? लेकिन चूँकि इसकी कैपेसिटी 15 देने की थी, इसने 10 इसको प्रोवाइड कर दिया, तो इसकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो गई, है ना? हुआ नहीं, फुलफिल हुआ। जब इसकी डिमांड फुलफिल हो गई तो ये पॉइंट जो कहलाता है उसी को बोलते हैं एलोकेशन। समझ में आ रहा है? इस सारे एलोकेशन आप सभी को पता है पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। दिस एलोकेशन इज सेट टू बी द फिजिबल सोल्यूशन। इसी एलोकेशन को क्या बोलते हैं? फिजिबल सोल्यूशन। ध्यान से सुनेगा, एक टर्म है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अगर नंबर ऑफ एलोकेशन का मतलब समझ में जब आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमने 10 दे दिया, फिर हम आगे जाएंगे इस मेथड के थ्रू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम नॉर्थ लेते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम एलोकेशन इस कॉर्नर से ही करना शुरू करते हैं जो मैंने किया है। हाँ, नाम ही है यार, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। As the name suggested, north west corner rule
नॉर्थ एरिया में तो ये क्वाड्रेंट नहीं बनाया मैंने, हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ये नॉर्थ है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब पश्चिम और उत्तर के कोने से शुरू करते हैं। पश्चिम और उत्तर का कोना ये होगा, है ना। तो हम यहाँ से एलोकेशन शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब ये 10 आइटम इसको प्रोवाइड कर देगा, है ना। इसके इस मेथड के हिसाब से अब आपको क्या होना चाहिए कि जो रिमेनिंग 5 आइटम्स हैं वो किसी और को देगा ना। तो हम इसके राइट में बढ़ते हैं फिर। तो 5 किसको दे देगा वो? इसकी पूरी की पूरी सप्लाई कंज्यूम हो गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर अब आते हैं ये मेथड पढ़ा रहे हैं बेटा, इसी हिसाब से तो मेथड पढ़ा रहा है और बेसिक फिजिकल सोल्यूशन भी इसी से हम बताएंगे आपको। बस अंतर सिर्फ ये है कि न्यूमेरिकल ही नहीं लिया है मैंने। अभी एक न्यूमेरिकल एक सॉल्व करा देंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ये क्या है? ये सोर्सेस है, ये क्या है? डेस्टिनेशन है, ये क्या है? डिमांड है, ये क्या है? सप्लाई है। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी तो पहले प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बोलेंगे, है ना। कोई दिक्कत? अब मैं ये कह रहा था ना, बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हाउ टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर सुना? समझ में आया? अब हम इस मेथड के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से चले। नॉर्थ वेस्ट ये एलिमेंट पड़ा, इसको हमने मैक्सिमम जो डिमांड है वो 10 और सप्लाई जो है 15, तो मैक्सिमम ये 10 ही ले सकता है, 15 नहीं ले सकता है ना। क्योंकि जो डेस्टिनेशन डी की रिक्वायरमेंट है कानपुर की वो 10 की ही है, जो ये फुलफिल कर दे रहा है, 10 ले ले। जो रिमेनिंग 5 बचेगा वो कहाँ? किसी और गोरखपुर वाले को भेजेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, है ना। अब इसकी पूरी की पूरी सप्लाई कंज्यूम हो गई बाय द 2 सोर्सेस डी एंड ई, है ना। समझ में आ रहा है? अब अगला क्या है? अगला फिर कहता है फिर नॉर्थ, फिर हम नीचे आते, फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ये पड़ेगा, ये एलिमेंट पड़ेगा। इसके पास आते हैं। अब आप ये बताओ, जब क्या इसको कोई एलोकेशन हो सकता है? क्यों? वहाँ हो नहीं चुका है। ऑलरेडी 10 की डिमांड थी इस कंपनी की, इसको 10 मिल चुका, तो इस कास्ट पर इस कंपनी से कोई माल नहीं लेगा। नहीं समझे? अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट होगा, माना कि लेकिन ऐसा भी तो होता है कि अब ये एशियन है, ठीक है, तो ये एशियन बनाने वाली कंपनी एशियन को ही तो प्रोडक्ट देगी। यहाँ वो नहीं बताया जा रहा कि खिलौना बना रहा है और खाने का सामान बना रहा है, ऐसा नहीं है। अगर यह कंपनी है, अगर ये कोई सोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे मैं डीलर हूँ किसी चीज़ का, मैंने सामान मंगाया, तो मैं डीलर हूँ किसका? टाइटन का। तो मैं सामान टाइटन है तो बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? तो टाइटन वाला सामान एशियन वाले से खरीदूंगा, पेंट वाले से खरीदूंगा, घड़ी वाले से खरीदूंगा। इसका मतलब जो सामान बनाने वाला सोर्स है और बेचने वाला दोनों सेम फेजेज में होंगे। नहीं समझ में आया अभी भाई? ऐसे समझिए, ये अगर सर्फ बना रहा है तो सर्फ ही तो सेल करेगा सभी को, इसका मतलब सर्फ बेचने वाले होंगे, है ना। कोई दिक्कत? यहाँ हम फुटकर सेलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जो कुछ भी क्या कर रहे हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। मीन्स डायरेक्ट कंपनी से निकला और कहाँ गया? पहुँचा C&F में पहुँचा, है ना, या किसी होलसेलर के पास पहुँचा। आप देखते होंगे, आप जाके देखिए, मॉल में जाइए, अगर वो पेंटालूम का है तो पेंटालूम का ही वो बेच रहा होगा, सेल कर रहा होगा, है ना। उसमें ऐसा नहीं होगा, वो मिक्स कर रहा है तो वो एक्चुअली ब्रांड उसका एजेंसी नहीं उसके पास है। बहुत सारे केसेस में आप देखिए, आप लिबर्टी में चले जाए तो वो लिबर्टी वाला इसका सूज, पावर का सूज नहीं देगा आपको, देगा?
अगर वो लिबर्टी का फ्रेंचाइजी है या सीएनडफ है तो आपको दूसरे ब्रांड का शूज या वगैरह नहीं बेचेगा, बचेगा। तो जो लिबर्टी, मेरे कहने का पर्पस समझिए, जब इसको 10 की ज़रूरत थी, कानपुर वाले को 10 की डिमांड थी, जो इसकी फुलफिल हो चुकी है, तो अब और किसी से माल क्यों लेगा? वो नहीं लेगा ना। तो इसके पास तो डिमांड बचा ही नहीं, फिर अब किसके पास जाएंगे? हम इधर जाएंगे, है ना। अब यहाँ जाने के बाद इसको 5, इस कंपनी को 20 की ज़रूरत है, इस डेस्टिनेशन को गोरखपुर वाले को 20 की रिक्वायर्ड है, 5 ही मिला है, तो अब किससे करेगा? अब कहेंगे भैया तुम दे दो मुझे। तो ये कितना दे सकता है मैक्सिमम? 15, क्योंकि 5 ऑलरेडी मिल चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ख़त्म भी हो रहा है बेटा इसके साथ साथ। अब इसकी पूरी डिमांड क्या हो गई? कंज्यूम हो गई, है ना। फिर अब क्या करेगा ये? अभी 15 बचा, इसके पास बचा कितना सप्लाई में? 5। तो अब किसको देगा? ये 5 यहाँ जाएगा। क्लियर? अब अब क्या होगा? फिर हम फिर इस कॉर्नर पे आएंगे। यहाँ फुलफिल हो चुका है, ये डिमांड फुलफिल हो चुका है। अब इस डिमांड पे आएंगे तो 5 दे चुका है। कितनी कैपेसिटी रखता है ये? 25 की। तो ये 25 पूरा माल इनको दे देगा। दिस प्रोसेस इज सेट टू बी द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब देखिए लोकेशन कितना हुआ? 1 2 3 4 5। कितने लोकेशन हुए? 5 हुए। कितने रो कितने कॉलम हैं? 3 क्रॉस 3। जब कभी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन हो जाए, दिस इज सेट टू बी द बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज सेट टू बी द बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। इतनी बात समझ में आई? अब आपने आज क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में मिनिमाइज द कास्ट, है ना। बैलेंस प्रॉब्लम और अनबैलेंस प्रॉब्लम पढ़ा, कोई कन्फ्यूजन? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हम इसकी कास्टिंग को कैसे मिनिमाइज करें? बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। बात समझ में आया? कंटेंट समझ में आया? क्या करना है? क्या करना है इसमें? नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है। और हम एज पर ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, अब इसके ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जोड़ते कैसे, ऐड कैसे करते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट Z इज इक्वल टू, जो मिनिमाइज होता है, दिस इंटू दिस। बात 10 आइटम हमने सेंड किया। इधर देखो जी, लिखना बाद में भाई, लिख लेना घर पे जाके। लिखने में विश्वास हम करते नहीं हैं, समझने में विश्वास रखो। ये 10 एलोकेशन हुआ है इस कास्ट पर ना, तो दिस इंटू दिस कर लेंगे। 5 एलोकेशन हुआ है इस कास्ट पर, तो दिस इंटू दिस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये जो टोटल सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो खर्च होगा वो निकल के आ जाएगा। बात समझे? वो निकल के आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसी प्रॉब्लम को हम इससे करते हैं लोवेस्ट एंट्री मेथड से, तो कितना आता है? सबसे बेस्ट जो बनाते हैं इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए ये जो है रूल्स यूँ कह लो कि जनरली यूज नहीं किया जाता है तो सबसे आसान। इस रूल या इस रूल के इसमें भी क्वेश्चन बाय नेम ही पूछा जाता है, इसलिए तीनों पढ़ना जरूरी है। लोवेस्ट एंट्री मेथड या लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट इसका अलग आएगा। यहाँ जो रिजल्ट अगर 400 आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे जाके 290 आ जाएगा, है ना। फिर उसको सॉल्व करो तो हो सकता है उससे ये थोड़ा और बेहतर है और ये थोड़ा कठिन है। तो मैं आज एक मेथड बता दिया मैंने, इस मेथड पे एक छोटा सा क्वेश्चन बता के दिखा दूँ और उसी क्वेश्चन के थ्रू हम इस कंटेंट को भी बता देंगे ना, है ना। 2 मेथड खत्म हो जाएगा। कहेंगे तो आप लिखवा देंगे, नहीं तो कहेंगे तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ते रहिए। आपको कंटेंट सब पढ़ाएंगे, हमने ये पढ़ा दिया। ये अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन वह सोल्यूशन जिसमें क्या हो? कास्ट मिनिमाइज हो, दैट इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब ही मिनिमाइज होता है ना।
पीछे भी पढ़ाया होगा। अब जनरेट और नॉन डिजनरेट प्रॉब्लम क्या होते हैं? जब वो इस कंडीशन को होल्ड करें तो नॉन डिजनरेट बोलते हैं उसको। नॉन डिजनरेट प्रॉब्लम सब लिखा हुआ है, सब लिखा हो, लिखो नहीं, एक एक लाइन लिखा हुआ है। देखो कि तब ना जब जाओगी तो एक एक लाइन लिखा हुआ है, लिखो नहीं कुछ भी, समझने का प्रयास करो। नहीं समझा तो पूछो, 10 बार पूछो। जैसे भेज रहे, देखो हम पढ़ाएं तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा पूरा बुक, क्योंकि हम लोग जो है ना आदती हैं सेमेस्टर वाइज पढ़ाने के, तो क्लास में भी ऐसे पढ़ाते हैं। आर्टिकल पढ़ाया, हम कहते हैं नोट्स बनाओ, फ़ोटो खींच लो। जल्दी ख़त्म करना होता है ना, 6 महीने कोर्स को 2 महीने में ख़त्म करना, इतनी छुट्टियाँ होती हैं, तब 2 ही लेक्चर मिल रहा है। तो बताओ लिखवाएंगे तो अगर मेथड लिखवाते तो हमें लग रहा है 3-4 तो ये डिफिनेशन लिखवा पाते हैं हम। करवाने जा रहे हैं। मेथड समझ में आया या नहीं आया? नॉर्थ वेस्ट में करते क्या है, आपको निकालना क्या है इस प्रोसेस से? ट्रांसपोर्ट। आपको वो प्रोसेस चूज करना है, उस रास्ते को चूज करना है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज है ना। अब यही दोनों मेथड हम बताएंगे आपको, एक ही क्वेश्चन लेकर के दोनों मेथड। देखिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन ले लो इसका। ट्रांसपोर्टेशन, देखो कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर विच द कास्ट, ओरिजिन, अवेलेबिलिटी एंड डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड एज गिवन बिलो यूजिंग लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड लिखा हुआ है इसमें। लोवेस्ट कास्ट पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन हम अभी दोनों बता देते हैं, लोवेस्ट कास्ट और ये दोनों नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट वाला पूछा है, इसको देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट वाले एक दिया हुआ, डिटरमिन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ना टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। 3 सोर्सेस है, O1, O2, O3। ध्यान से देखिएगा, डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4। अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी है 14, 16, 5। और ये रिक्वायरमेंट क्या है? डिमांड कितनी है? 6, 10, 15 और 4। ये टोटल कितना हो जाएगा? 35। कास्टिंग कितनी है? 6, 4, 1, 5, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6, 2। ये समझ में आया? ये सोर्सेज हैं, ये डेस्टिनेशन है, इतनी अवेलेबिलिटी है किसके पास? सोर्सेज O1 के पास। और इतनी डिमांड किसकी है? D1 की, 6 है डिमांड। बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल गो टू द दिस पॉइंट। ये 6, 4 की ये है क्या? ये कास्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है। अगर इस आइटम, इस सोर्स द्वारा इस डेस्टिनेशन को सामान पहुंचाया जाता है तो ये कास्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा, इस सोर्स द्वारा इस डेस्टिनेशन के सामान पहुंचा जाता है, ये कास्टिंग है। इस सोर्स द्वारा इस डेस्टिनेशन को, ये कास्टिंग है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसके पास जो अवेलेबिलिटी आइटम की वो 14 है ना, इसकी जो डिमांड है वो 6 है। बाय दिस रूल, किस रूल से? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हम सबसे पहले इस कॉर्नर पे जाएंगे, इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई जो है अवेलेबिलिटी 14 की है, लेकिन इसकी डिमांड ही 6 की है, तो इसकी डिमांड यहाँ से पूरी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। बहुत सही। तो कितनी डिमांड होगी? 6 की।
कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, है नहीं। अब हम अभी भी इसके पास, इस ओरिजिन के पास, इस सोर्स के पास 8 आइटम अवेलेबल है। तो ये ट्रक पे रखा, इसको पूरा किया, आगे बढ़ गया। किसको दे देगा? इसको दे देगा। कितना देगा? 8 दे, क्योंकि 8 ही बचा हुआ है, 8 ही बचा। लेकिन इसकी सब डिमांड कितनी है? 10 की है ना? तो 8 ये इसको दे देगा। कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ लेना, बहुत क्लियर। हाँ, अरे भाई मेरे, लोवेस्ट कास्ट वाला ये दूसरा मेथड है, पढ़ाएंगे वो मेथड। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के थ्रू सॉल्व करें। अभी वही जो बताने जा रहे हैं, जो दूसरा मेथड है, कि अब हम सबसे पहले सामान उसको देंगे जिसकी कास्टिंग कम होगी। अभी दूसरा मेथड है वो। जितना पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है ना, उतना समझने का प्रयास करो। उसके बाद फिर जब हम पढ़ा लेंगे कंटेंट, नहीं आएगा तो पूछना मुझसे, है ना। समझ में आया? मीन्स इस ओरिजिन, इस सोर्स का जो भी अवेलेबल आइटम था वो फिनिश हो गया, है ना। फिर ये कहाँ आएगा? फिर नॉर्थ वेस्ट का। अगर ये कंप्लीट कर दिया, नॉर्थ वेस्ट ये बनेगा ना। फिर समझ में आया? तुम उसमें जो है बेटा। तो अब इसके पास आएगा, लेकिन इस डेस्टिनेशन का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो चुका है। तो ये जस्ट अब आगे वाले जाएगा, है ना, क्योंकि ये सामान लेके गया, इसको ज़रूरत ही नहीं तो लेगा क्यों? फिर आगे वाले के पास जाएगा ना। अब आगे वाले से पूछेगा भाई तुमको सामान की जरूरत है, तो ये कहेगा 8 तो हमें मिल जाए, 2 दे दो भैया, 2 रिक्वायरमेंट 2 दे दो, 2 इसको दे देगा। क्लियर? फिर क्या होगा? अब इसके पास 16 आइटम लेके चला है वो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इसके पास क्या? 2 दे दिया। अब क्या करेगा? ये 14 बचा, तो कहेगा भाई 14 तुम ले लो इससे, 14 इसको दे देगा। इसका भी जो सप्लाई था, वो अवेलेबिलिटी थी, वो पूरी तरह कंज्यूम हो गई, है ना। अब क्या करेगा? फिर ये दोनों फुलफिल हो गए। अब ये नॉर्थ वेस्ट होगा, यहाँ आएंगे। इसको ज़रूरत है? नहीं। इसको ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि 8 और 2 10 हो चुके हैं। इसको ज़रूरत है? कहाँ? हाँ, 1 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, तो 1 इसको दे देगा, और जो रिमेनिंग 4 होगा वो यहाँ दे देगा। तो देखो ये 4 हो गया कंप्लीट। ये 2 14 और 1 15 हो गया, और ये 2 और 8 10 हो गया, और ये 6 हो गया। ये देखो 8 6 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, और 4 1 5 हो गया। मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, फुलफिल हो गई। जितना सोर्सेज से प्रोडक्ट बना, वो डेस्टिनेशन को क्या हो गया? सप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं? अब आप देखो एलोकेशन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। कितना एलोकेशन हुआ? 6 हुआ ना जी। 1 2 3 4 5 6। अब है क्या? 3 रो हैं और 4 कॉलम है ना। 3 2 4 कॉलम है, -1। कितना हुआ? 6 हुआ या नहीं हुआ? तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू दिस, हुआ नहीं हुआ? m + n - 1। तो ये नहीं बैलेंस, ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, बताया मैंने, है ना। अब इसकी कास्टिंग देख लीजिए। कास्टिंग क्या आएगी? सो टोटल कास्ट को जेड से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा? 6 × 6 प्लस 4 × 8 प्लस 9 × 2 प्लस 2 × 14 plus 1 × 6 plus 2 × 4. So now this is 36 plus कितना हुआ? हाँ, 128। कितना होगा? अच्छा 6 है ये, सॉरी 6 है। कितना होगा ये? 6 अगर होगा तो 8 से 14 8 22 8 30 2 32 36 3 3 6 3 9 1 10 2 12 12 होगा 128 हो गया। देख लो, चीज़ें समझ में आई? समझ में आया? और लोवेस्ट कास्ट एंट्री वाला हम दो लाइन बता दें, करते क्या उसमें। लोवेस्ट कास्ट का मतलब क्या होता है?
अब इसको बिठाते, इसको फ़ोटो खींच लो कैसे एलोकेट की हो जाएगा ना। ख़त्म हो गया ये भूल जाओ, ये लोकेशन भूल जाओ। अब क्या होगा, अब ये सामान लेके चलेगा तो उसको देगा जहाँ सबसे कम प्राइस होगा। लोवेस्ट कास्ट ये है ना। इसको कितने की ज़रूरत है, 15 की। अवेलेबिलिटी कितनी है, 14, दे देगा इसको। अब बताइए हो गया ना। अब इसके पास कितना बचा, नहीं बचा ना, ख़त्म हो गया। इसका पूरा का पूरा जो अवेलेबिलिटी इसके पास थी वो कंज्यूम कर दिया उसने, दे दिया किसी को, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेगा, फिर हम दूसरे रो में जाएंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे मिनिमम कास्ट किसका है, 2 है ना। इसी को लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 है। अब आप ये बताइए इस 2 कास्ट पे, 2 रुपए के कास्ट पर इसको कितने आइटम की रिक्वायर्ड थी, इसको मिला कितना, 14 मिल चुका है। कितना इससे लेगा, 1। कोई कंफ्यूजन, बचा कितना है इसके पास, 15। अब किसको देगा ये, जहाँ इसके बाद जो मिनिमम कास्ट होगा 7। कितना दे पाएगा, कितना दे पाएगा, 4 ना, 4 दे दिया। और बोलिए 4 1 5 हो गया। और इसके बाद किसके पास जाएगा, 8 के पास जाएगा, 6 दे देगा। और बताइए 9 के पास जाएगा तो 9 6 1 7 और 4 11 5 दे देगा। कोई कन्फ्यूजन है, इसी को लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड बोलते हैं जो तुम पूछ रहे थे। फिर क्या होगा, इसकी भी अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ही जाएगा। अब ये देखेंगे सबसे लोवेस्ट कास्ट किसका है, 2। लेकिन इसको 4 की जरूरत थी, 4 हो चुका है ना। फिर इसके पास जाएगा 3। इसको जरूरत कितनी की थी, 5 की, ये 5 यहाँ एलोकेट। अब देखिए बचा क्या, कुछ खत्म हो गया ना। अब इसकी कास्टिंग निकाल लीजिए। लेकिन एक ही में नहीं करते हैं, हम बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं। एक बार एलोकेट करके फिर मैट्रिक्स को दूसरा लिखते हैं, फिर दूसरी बार लिख करके फिर तीसरा लिख रहे हैं ना। ये कई स्टेप स्टेप लिखते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि आप क्या करना है, आपको फाइनली करना क्या इसमें है ना। अब यहाँ आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से इससे कम आएगा, कर लीजिए 1 × 14 प्लस 6 × 8 प्लस 5 × 9, जोड़ते रहिए भाई, जल्दी करिए, टाइम हो गया। 2 × 1 प्लस 4 × 7 प्लस 5 × 3, कितना आएगा, 14 48 45 2 प्लस 28 प्लस 15, कितना होगा, 8 4 12 5 17 18 19 और 19 9 8 37 5 32, हाँ 42 2 4 1 5 4 9 4 13 2 15 1 16, मेरे ख्याल से 162 आएगा। कुछ गलत हुआ फिर, हाँ 142 आ रहा है। इससे कम ही आना चाहिए और जनरली कम ही आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गलत हुआ क्या। 14 × 1 8 × 6 5 × 9 2 × 1 4 × 7 4 5 या 15 15 28 2 8 6 8 6 48 9 5 45 14, देख लेंगे। अब इसको फ़ोटो खींच लो और दोनों मेथड नोट कर लो, कल देख लेंगे हम। गूगल मेथड से करवा दूँगा, फ़ोटो खींच लो, इसमें कुछ है नहीं, दोनों कंटेंट समझ में